बारिश से दरिया भर गया, दरिया भर गया, दरिया भर गया, पहली बार हुई दरिया भर गया, सही हो गया, जैसे मुझे बनाया तो सही हो गया, हर घंटे भी तो कुछ भी Last time family A के सारे ग्रुप्स कर लिए थे. The last one was the noble gases. सही था? तो एक आखिरी बात noble gases की कर ले, वैसी रह जाएगी, वही पे फंसी हुई है. पढ़ना नहीं है हमें noble gases के बारे में कुछ भी, और जितना था वही रह गया. बाकी सारे ग्रुप्स में समझिए हमने अभी आपको ये पीरियोडिक टेबल पढ़ाया है. ये नहीं हम इससे मतलब लेंगे हमें ग्रुप 1 A 2 A 3 A 4 है. इस पूरे टॉपिक का मकसद ये समझाना है, लुक एट द सिस्टमैटिक वे इन विच द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड. 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, इन सबको हमें आगे पढ़ना है. 1A 2A S ब्लॉक एलिमेंट, 3 4 5 6 7 P ब्लॉक. सिर्फ ये 8A था, इसका अनफॉर्चुनेटली कोई टॉपिक आगे नहीं है, तो इसलिए वो यहीं पे खत्म हो गया. 4 रन हो गया. एक बात सिर्फ उसकी बतानी है, और वो बात क्या है, 9th क्लास के कान पक गए ये सुनते सुनते आपके कि नोबेल गैसेस नॉन रिएक्टिव है. तो सिर्फ अब सेकेंड ईयर में आ गए इसलिए पता होना जरूरी है, ऐसा नहीं है.
आर नॉट एब्सोल्युटली नॉन रिएक्टिव नॉट। और ये बात कोई अभी आजकल बच्चों की नहीं है, इसको आज 60 ईयर्स हो गए हैं। तो अगस्त 1962 पूरे 60 ईयर्स हो गए। 1962 में हमने ज़ीनॉन जो सेकेंड लास्ट नोबेल गैस है उसके कंपाउंड बनाए। मुश्किल हुई थी थोड़ी, लेकिन बनाए। और दो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इन दोनों के ज़ीनॉन के साथ थोड़े से कंपाउंड बनते हैं, वो कहलाते हैं, खासतौर पे फ्लोरीन वाले ज्यादा मशहूर हैं, फ्लोराइड्स और ज़ीनॉन। इसका मतलब है अब अगर कोई बच्चा इस क्लास का या सेकेंड ईयर लेवल का ये कहे कि नोबेल गैसेस तो किसी से रिएक्शन नहीं करती, तो ये बात थोड़ी सी गलत है। तो ज़ीनॉन के कंपाउंड्स हैं, बहुत कम है, सिर्फ ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ हैं, गिनती के चंद हैं, इग्नोर किए जा सकते हैं, लेकिन हैं। ये कहना एक भी नहीं है, ये कहते वक्त एक लम्हे के लिए रुक जाइए। तो इसलिए हमने कहा एक लफ्ज है इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है एब्सोल्युटली नॉन रिएक्टिव, जिसका एक भी कंपाउंड ना। और एक लफ्ज होता है नोबेल। नोबेल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव, बट देयर इज अ चांस कि इसके कुछ कंपाउंड है। तो अब सही लफ्ज इन गैसेस के लिए हो गया नोबेल गैसेस। अब इन्हें इनर्ट कहते हुए हम थोड़ा हेजिटेट करते हैं। तो दे आर नॉट एक्चुअली इनर्ट, बट दे आर नोबेल। They show reaction, but very, very small in numbers. In fact, सिवाय ज़ीनॉन के और किसी का कंपाउंड अब ये भी एक फैक्ट है। तो गद्दार सिर्फ ज़ीनॉन है। हमने उसके बाद कोशिश की है और नियॉन, ऑर्गॉन और क्रिप्टॉन पर काफी कोशिश की है कि वो भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कोई कंपाउंड बनाए। कामयाब भी हुए हैं, कंपाउंड बनाने में कामयाब भी, मगर वो कंपाउंड इंतहाई अनस्टेबल बने हैं कि स्टैंडर्ड्स जो केमिस्ट्री के हैं उन्होंने उन्हें कंपाउंड मानने से इनकार किया है। तो हमने कहा नहीं, इनको नहीं मान सकते, तो इसलिए वो नहीं गिना जाए। फ्लोराइड्स ज़ीनॉन के साथ जो बने दे आर स्टेबल, उनको तो हम बहुत सारी जगहों पे यूज भी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीनॉन के कंपाउंड हैं, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन के कंपाउंड बड़ी मुश्किलों से बने मगर दे आर एक्सट्रीमली अनस्टेबल। हीलियम वो वाहिद नोबेल गैस रह गई है जो अनडिस्प्यूटेड इनर्ट है, यानी जिसके कंपाउंड स्टेबल अनस्टेबल किसी भी किस्म के हम बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो इसलिए अब आज के बाद कभी हम नोबेल गैसेस की बात करते हुए खासतौर पर ये बातें शोर नहीं खत्म हो रहा तुम्हारा, तुम्हें नहीं पता मम्मा सो रही है कि अगर हम अगर हम आज के बाद किसी ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जवाब दें जिसमें लिखा हो कि नोबेल गैसेस की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनका एक भी कंपाउंड नहीं है, तो ये गलत है। और ये सवाल आया है हमारे इंटर में भी आया है कि नोबेल गैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट रिप्रेजेंट नोबेल गैस। तो उसमें लिखा गया नोबेल गैसेस की वैलेंसी 0 है, बिल्कुल है, सबकी है। नोबेल गैसेस कलरलेस गैसेस हैं, बिल्कुल कलरलेस गैसेस हैं। नोबेल गैसेस आर डायामैग्नेटिक, बिल्कुल दे आर डायामैग्नेटिक। और एक पॉइंट लिखा गया देयर इज नो कंपाउंड ऑफ एनी नोबेल गैस एग्जिस्ट, ये पॉइंट गलत है। देयर एग्जिस्ट कंपाउंड्स ऑफ नोबेल गैस स्पेशली ज़ीनॉन। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा के लिए याद रख लेंगे, कहीं काम आ जाएगी। तो अगला सिलेबस जो नेक्स्ट ईयर से आ रहा है और जो पिछला गुजरा गया 31 ईयर्स पहले था, दोनों में ये टॉपिक था। ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स का एक शॉर्ट नोट आता था और ये टॉपिक जो हमने सेकेंड ईयर की थी तो भी पढ़ी थी, और जो हमारे अगले साल वाले आने वाले इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। बस आप रह गए, तो रह गए, खत्म, कोई बात नहीं। बहुत सी चीजें आप पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे। तो अभी एक बात, अब हमें किस पे जाना चाहिए? फैमिली बी, ग्रुप्स ऑफ फैमिली बी, डी और एफ ब्लॉक एल। ठीक है, तो जिस तरह मैंने फैमिली ए के ग्रुप्स के बारे में लिखने से पहले पीरियोडिक टेबल बनाया, शो किया था, उसमें कहाँ कहाँ फैमिली ए के ग्रुप्स हैं, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को थोड़ा हमने
छोटा करके इग्नोर कर दिया था कि अभी फिलहाल इन पे फोकस नहीं करना। अब उल्टा, अब दोबारा टेबल बनाते हैं और इस दफा फोकस होगा द सेंट्रल पार्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। और अब एस और पी वालों को हम सिर्फ शो कर रहे होंगे, उनकी लेबलिंग नहीं करेंगे, तो उन पर बात कर सकते। लेट्स सी नाउ। अब ये वाला हिस्सा है टी ब्लॉक, जो हम फैमिली ए में पढ़ चुके, इस पे इग्नोर। दैट वन इज एस ब्लॉक, ऑल्सो इग्नोर। ये है हमारा असली हिस्सा, ट्रांजिशन एलिमेंट एस एंड डी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एस में कितने ग्रुप होने चाहिए? 14। बी में कितने होने चाहिए? 10। टोटल ग्रुप होने चाहिए 24। और हमने क्या लिखा कि फैमिली बी में भी 8 ग्रुप है। वो 8 तो किसी कीमत पे नहीं बन पा रहे। ये कैसे होगा जादू? तो किसी ने गौर ही नहीं किया होगा। हमने लिखा था ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स डिवाइड फैमिली ए फैमिली बी। फैमिली ए में 8 ग्रुप है, फैमिली बी में भी 8 ग्रुप। ए में तो बनते हैं 8, 2 एस के 6 पी के। डी में कैसे 8 हो गए? अकेले डी के ही 10 हैं और एफ के ना भी गिने तो एफ के 14 है। तो अब देखिए हम 14 और 10, 24 को मैं 8 कैसे बनाऊंगा? तो कुछ जाएगी यार। अब सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि पीरियोडिक टेबल ऐसे नहीं है कि एस ब्लॉक के बाद एस और फिर डी, बल्कि हमें याद है जब 6th और 7th पीरियड लिखा था, क्या कहा था? एफ शुरू करने से पहले एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। तो डी में जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D1 है वो पहले आएंगे, फिर एस ब्लॉक आएगा, फिर D2, D3, D4 ऐसे आएंगे। तो मतलब है डी के जो 10 ग्रुप हैं वो 10 के 10 इकट्ठे नहीं है, 9 एक तरफ है, एक अलग है, और डी जो है उनके बीच में, एफ जो है उनके बीच में आता है। इसलिए पीरियोडिक टेबल में यहाँ एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा। ये उन एलिमेंट्स का कॉलम है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D1 पे पता होती है। उसके बाद ये एस वाले, फिर यहाँ D2, फिर D3, D4, D5, D6, 7, 8, 9 और 10। इस हिस्से में ये वाली पूरी पट्टी कहलाती है लैंथेनाइड्स और ये कहलाते हैं एक्टिनाइड्स। मैंने यहाँ कॉलम नहीं बनाया, 14 कॉलम बनने चाहिए F1 से F14 तक। तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि F ब्लॉक्स में हम कॉलम नहीं बनाते, यानी उनमें ग्रुप्स को डिफाइन नहीं किया गया। 14 की तो छुट्टी हो गई। आपने पूछा क्यों नहीं किया गया था? तो हमने जवाब ये दिया, 2-2 के 14 ग्रुप बनाने से तो बेहतर है 28 को वैसे ही पढ़ लो भाई, क्या फायदा है 2-2 के ग्रुप बनाने। लेकिन असल बात ये है कि हमने इसलिए इन ग्रुप तो बन गए, खुद ही ना बनाए तो भी, लेकिन इसलिए उनकी कोई अहमियत नहीं है कि एक ग्रुप में 2 ही तो एलिमेंट आ गए। और हमें फायदे की बात क्या है, ये सारे एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज में एक जैसे हैं, तो बजाय इन्हें ऐसे पढ़ने के हम इन्हें पीरियड वाइज पढ़ सकते हैं। तो जब भी एफ ब्लॉक पढ़ा जाता है विच इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो इसे एज लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स 2 सीरीज के हिसाब से पढ़ते हैं रेदर देन 14 कॉलम्स। ठीक है, अभी और बात करते हैं। अभी जरा पहले मसला हल करें पूरा। चले, इनके तो ग्रुप नहीं बनाए, ठीक है ना, अभी आगे भी आएंगे इसके बाद। लेकिन बी के तो 10 बन रहे हैं, 8 तो नहीं बन रहे। अब देखिए हमारा कमाल। इस ग्रुप को कहते हैं 3B, इसको कहते हैं 4B, इसको कहते हैं 5B, ये है 6B, ये है 7B। और उसके बाद ये 3 ग्रुप इकट्ठे कहलाते हैं 8B। फिर ये होता है 1B, ये होता है 2।
लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। जैसे ये बनाया हम कहते हैं क्या दिमाग का, तो कई प्रॉब्लम है। अभी दिल इससे मुतमईन नहीं हुआ है कि इन विचारों के ग्रुप ही नहीं बनाए, तो भी अभी टैकल करता हूँ। फिर गिनती ही नहीं आती सर, थ्री से शुरू कर रहे हैं और आखिर में 1 2 आ रहा है। चलो ये सब बर्दाश्त के काबिल है। ये क्या मेहमान रखा 3 एक साथ 8 भी 9 10 से ऐसी दुश्मनी आपको वो रखा ही नहीं आ रही, 3 को 8 भी कर दिया। ये बच्चा 8वीं में 3 साल गुजारेगा, इतना निकम्मा बच्चा। ये 3 बातें अजीब सी लग। 1 बात है। पहली बात, जहां तक ये एतराज है कि 3 से क्यों शुरू हो रहा है और 1 और 2 आखिर में क्यों आ रहे हैं, तो इसका तो वही जवाब है जो फैमिली ए में था। ग्रुप नंबर यहाँ लिखा है 3। ग्रुप नंबर इस बात को जाहिर करता है कि उन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, उस ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो 3b उन एलिमेंट्स का ग्रुप होगा जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे वो 4b में, जिनका 5। तो इसका मतलब जो ग्रुप के नंबर की लॉजिक वही है जो फैमिली है। अब उस लॉजिक से जो नंबर पढ़ रहे हैं हमें लगा दी। ठीक है, आइए चेक करते हैं। ग्रुप 3b का पहला एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम। इसके नीचे इसका जो बड़ा भाई है 39 वाइट्रियम। उसके नीचे खतरनाक एलिमेंट 57 लैंथनम और 89 एक्टिनम। तो स्कैंडियम से शुरू करते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 21 के हिसाब से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। आपको याद आएगा जब किसी की कॉन्फ़िगरेशन डी पर खत्म होती है तो उसके वैलेंस शेल 2 होते हैं, एक लास्ट ऑर्बिट का s और एक सेकेंड लास्ट ऑर्बिट का d। यानी इसके वैलेंस शेल में ये दोनों गिने जाएंगे, 4s और 3d। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है, टोटल हो गए 3। इसका मतलब ये वो सारे एलिमेंट हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन s2d1 पर खत्म होगी, इसलिए इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 3 हुई और इनका ग्रुप कहलाएगा 3। और अब थोड़ी सी समझदारी का सबूत दें तो बगैर लिखे आप इन तीनों की कॉन्फ़िगरेशन गैस कर सकते हैं। वाइट्रियम की कॉन्फ़िगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर 39 है क्या होनी चाहिए, 5s2 4d1। एक एक नंबर बढ़ा दें। तो लैंथनम की क्या होनी चाहिए, ये तो खैर हमने लिखी भी थी, 6s2 5d1। और एक्टिनम की होनी चाहिए 7s2 6d1। तो फिर खुद ब खुद हर एक में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। और अब आपको इसका जवाब भी मिलेगा। लैंथनम के बाद हमने कहा था कि F शुरू हो जाता है, तो सारे लैंथनाइट्स में 6s2 5d1 है और उसके बाद 4f1 4f2 4f3 4f4, इसलिए इनके 3 में से 2 वैलेंस शेल सेम हो गए। तो इनकी प्रॉपर्टी सारे लैंथनाइट्स की बहुत ज्यादा हद तक एक जैसी है। तो जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो इन्हें इकट्ठा पढ़ते हैं, यानी पूरे 14 एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टली सीरीज के तौर पर पढ़ते हैं। और इसीलिए हमने इनके ग्रुप बनाने के बजाय क्या कहा, जब ये सारे लैंथनम जैसे हैं तो इन्हें लैंथनाइट्स कहो। और लैंथनम किस ग्रुप में है, 3b में है, तो ये भी ग्रुप 3b का एक्सटेंशन है। तो एस ब्लॉक में बजाय इसके कि हम ग्रुपिंग करके अपने ग्रुप्स की तादाद को बढ़ाते, हमने ये देखते हुए कि जब ये एलिमेंट लैंथनम जैसे हैं तो व्हाई शुड वी मेक देम इन अ सेपरेट ग्रुप, इन्हें लैंथनम के साथ पढ़ना है और लैंथनम ग्रुप 3b में है, तो ये पूरा हिस्सा भी ग्रुप 3b का एक्सटेंशन कहलाया। इसी तरह एक्टिनम, उसके सारे खानदान वाले एक्टिनाइट्स हैं, तो ये एक्सटेंशन ऑफ 3b कहलाया। तो एफ ब्लॉक के लिए हम ये बात ब्लैंक्स में पूछते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट इज कंसीडर्ड टू बी दी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप डैश। तो इनके अपने कोई ग्रुप नहीं है, इन्हें किस ग्रुप का हिस्सा समझा जाता है, ग्रुप 3b। इस तरह अब ये गिला भी दूर हो गया कि इनके ग्रुप कहाँ है, तो वो ये है, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रुप 3b बिकॉज ऑफ लैंथनम एंड एक्टिनम। यहाँ आएंगे 4b।
4b में जो एलिमेंट होगा वो है 22, उसका नाम है टाइटेनियम। ऑब्वियसली कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो कहाँ खत्म होगी, S2B2 पर। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4। इसके बराबर में होगा 23, उसका नाम है वेरेडियम, कॉन्फ़िगरेशन है S2B3, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 5। उसके बराबर में है 24, एलिमेंट है क्रोमियम, कॉन्फ़िगरेशन हो गई S2B4, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई S1D5। एकदम से आपको याद आना चाहिए, क्रोमियम का नाम सुनते ही S2D4 का कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये देखते हुए कि हाफ फिल सबशेल्स आर मोर स्टेबल। S का एक इलेक्ट्रॉन D में जाता है और कॉन्फ़िगरेशन बनती है S1D5। फर्क इससे पीरियोडिक टेबल को कोई नहीं पड़ता। अगर आप S2D4 भी कहते हैं तो भी टोटल इलेक्ट्रॉन 6 बनते हैं, और S1D5 कहेंगे तो भी टोटल इलेक्ट्रॉन 6 बनते हैं। लेकिन ये बात याद होनी चाहिए। और अब मजीद एक और बात, जब पहली दफा मैंने ये बात आपको बताई थी तो 2 एलिमेंट्स का नाम लेकर बताई थी, एक का नाम था क्रोमियम और एक आगे आएगा कॉपर, और मैंने सख्ती से कहा था अपनी मत चलाइएगा, इन दोनों के अलावा किसी पर भी ये रूल मत लगाइएगा, यही कहा था। आज पूरी बात कर देते हैं। द कॉम्बिनेशन इज ओनली वैलिड फॉर S एंड D, और किसी सब शेल के पेयर पर आप इस तरह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं कर सकते, सिर्फ S का इलेक्ट्रॉन D में जा सकता है, बिकॉज देयर एनर्जी लेवल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इसमें और कौन से एलिमेंट हैं, अब पीरियोडिक टेबल के नॉलेज की वजह से बताया जा सकता है, पूरा 6b ऐसे ही है। अब 6b के जो एलिमेंट हैं उनमें सिवाय क्रोमियम के बाकी कोई इतना मशहूर नहीं है कि हमने उसके नाम शायद आज से पहले सुने भी ना हो। मसलन इसके नीचे, क्रोमियम के नीचे वाला एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 42 और उसका सिंबल है MO। नाम बताएं। आज ही देखा मैंने ऐड आया, 13 अक्टूबर को मौला जट रिलीज हो रही है, वही बनता है, तो मौला नहीं है, मौली है। क्या नाम है, मौली विडनम। अगर मेरिटोरियस वाले मुझे उठा के ना ले आते तो मैंने इसी के ऊपर PhD कर दी। वहां से उठा के गया, बोले नहीं क्या करूँ, पहले वाले काम करके तुमने कौन सा कमाल किया, आओ हमारे यहाँ पढ़ाओ, वहाँ कुछ नहीं। पहले तो मुझे क्या था, फ्रेंच फ्राइज का ठेला लगा, पार्ट टाइम काम था और फुल टाइम जॉब चल, यार केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा रहा, वो तो नहीं। तो एक ही सवाल पूछता था, बच्चों को नहीं आती नहीं। यूनिवर्सिटी वाले आज के पीछे ले रहे, कह रहे हमारे वो चाइनीज चले गए, उनको चाइनीज सिखानी है, मैंने बच्चों को आती है ना, नहीं तो टेंशन ही नहीं है ना यार, बच्चों को ये नहीं फिर क्या करना, तो तुम लोगों को पता लगा इतना सारा पढ़ा है, तो पता लगा नहीं ना। मॉडली विलियम, अल्लाह बख्शे मेरे सर को उनका करा दो, क्या हमने से काम शुरू किया था, नहीं कर सके, तो इसने बोलेंगे मॉली विलियम इसका नाम है, ये क्रोमियम के नीचे, और इसके नीचे वाला जरा मशहूर है 74 टंगस्टन। इसलिए मशहूर है कि तमाम मेटल्स में सबसे ज्यादा इसी का मेल्टिंग पॉइंट है, और इसे हम बल्ब के फिलामेंट में यूज करते हैं। जो हमने एक्टिविटी डायग्राम बनाई, इसमें जो हिस्सा ग्लो कर रहा है, ये फिलामेंट छोटा सा तार होता है जो बल्ब में लगा होता है, ये टंगस्टन का है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी बल्ब में तो वो फिलामेंट में से जब करंट गुजरता है तो वो कितना गर्म हो जाता है कि अगर वो टंगस्टन के अलावा किसी और मेटल का बना हुआ हो तो पिघल जाए। तो हम वो मेटल यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, अब वो उससे खूबसूरत से पिघलता है अगर वोल्टेज का अप डाउन होता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये टंगस्टन वो एलिमेंट है, और इसका बड़ा भाई 106 Sg। Sg is for seaborgium. It's basically seaborg, एक साइंटिस्ट का नाम है, इसके नाम पर सीबॉर्जियम एलिमेंट का नाम है। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स में हमने ऐसा किया है कि बहुत सारे साइंसदानों को ऑनर दिया गया है
कि उनके नाम पर एलिमेंट का नाम रखा गया। एलिमेंट नंबर 99 इज मेंडेलिवियम, आफ्टर द नेम ऑफ मेंडेलिव। देयर इज एन आइंस्टाइनियम फॉर आइंस्टाइन, क्यूरियम फॉर मादाम क्यूरी, रदरफोर्डियम फॉर रदरफोर्ड, बोहरियम फॉर बोहर, लॉरेंसियम फॉर लॉर्ड लॉरेंस, आमरियम सॉरी वो अमेरिकियम है फॉर आफ्टर अमेरिका। हाँ वो एक 125-29 को बनेगा इंशाल्लाह। असल में यहाँ से फारिग होगा तो आदमी को घंटा काम होगा, यहाँ से छोड़ते नहीं है बात, छुट्टी के लिए फिर भी आ जाओ तो बातें बता कुछ भी नहीं हो रही। चलो खैर, सीबॉर्ग की खास बात ये है, ही वाज द पर्सन जिसने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। लैंथेनाइट एक्टिनाइट्स की सही पोजीशन, ये एक्सेप्शनल पार्ट के कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ होती है, ये सब इसका क्रेडिट है। तो इसकी इसी खिदमात पर ये नाम इसको दिया गया, और इसकी अगर बात याद रख सकें तो जिंदगी भर इसको एक ऑनर ऐसा मिला है जो अब तक और किसी को नहीं मिला, और वो ये कि हमने कई एलिमेंट्स के नाम साइंसदानों के नाम पे रखे हैं। इनफैक्ट अब जो नए एलिमेंट आते हैं सभी साइंसदानों के नाम पर होते हैं, अब हमने तरीका ये बना दिया है। लेकिन ये वाहिद शख्स है, बल्कि अब था, जिसका नाम उसकी जिंदगी में रखा गया। बाकी सबको ये ऑनर मिला है मरने के बाद। आइंस्टाइनियम नाम रखा है, लेकिन आइंस्टाइन के मरने के 60 साल के बाद, यानी ये जिंदा था और इसके नाम पर इस एलिमेंट का नाम रखा गया था सीबॉर्ग। तो ये वाहिद आदमी है जिसकी जिंदगी में उसे ऑनर किया। तो ये पूरी पट्टी S1D5 इस बात में आ गया, मैंने सुना ऐसी सबकी है कहानियां, लेकिन मैंने ब्रेक लगाया हुआ, वरना तो इस साल केमिस्ट्री बताऊंगी। कंट्रोल आगे आते हैं 25 मैग्नीज। इसके लिए क्या होगा, S2D5 होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7। मैग्नीज के बाद अब वो आ गई कहानी जहां आप देख रहे हैं कि एक साथ 3 ग्रुप्स 8B हैं। ये एलिमेंट है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, 26, 27, 28। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो आयरन की बनती है S2D6, इसको तो 8 कहने पर किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन कोबाल्ट की बनती है S2D7 और निकेल की S2D8। टेक्निकली कोबाल्ट के ग्रुप को 9B कहना चाहिए और निकेल को 10B कहना चाहिए, हम तीनों को 8B कहते हैं। क्यों? इसका जवाब है हमारी मर्जी, हमारे एलिमेंट हमारी, आपका क्या जवाब? तो अब इसके पीछे कोई रीजनेबल आंसर नहीं है, इसीलिए मैंने शुरू में एक हरकत की थी, किसी को याद नहीं होगी अब, और वो हरकत ये थी कि जब हमने टेबल बनाना शुरू किया था, मैंने कहा था लेट अस कॉल दिस ग्रुप S1। तो मैं इस बात पे कायम रहा, व्हाई नॉट, वी कैन कॉल इट S1, क्योंकि ये जो नाम दिए गए हैं ये हर आदमी ने अपनी मर्जी से दिया, और ये अल्हम्दुलिल्लाह उतने ही पढ़े लिखे थे जितना मैं हूँ। तो आई हैव कंप्लीट राइट टू से कि मैं अपनी मर्जी से नाम दूंगा। नो प्रॉब्लम। ये और बात है कि मेरे दिए हुए नाम से पुस्तक ही रहेंगे, तो थोड़े मशहूर लोग थे जो सारे उनके नामों को फॉलो करें, वरना हक तो हमारा भी उतना ही है, लॉजिक तो बनती है ना। तो ये जो नाम लिखे गए हैं, लेबलिंग की गई है पीरियोडिक टेबल की, ये फिक्स नहीं है। मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने लॉजिक यूज करके लेबलिंग की है, जिसकी वजह से अलग अलग किताबों के टेबल तो सेम है, लेकिन उनमें जो नाम यूज किए गए हैं उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो अब हमारी किताब वालों ने जो फॉर्मेट यूज किया है वो सबसे पुराना वाला है। पुराने फॉर्मेट में लोगों ने ये चीज रखी कि दोनों ग्रुप्स को बैलेंस रखा जाएगा। अगर फैमिली ए में 8 ग्रुप हैं तो बी के भी ग्रुप्स को 8 रखें, ताकि हम 8 को प्रोमिनेंट कर सकें। कि हमारी केमिस्ट्री में ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब कोई एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है तो वो स्टेबल कहलाता है। तो हम पीरियोडिक टेबल को इस ऑक्टेट प्रिंसिपल के हिसाब से रखना चाहते हैं, तो दोनों जगह 8-8 ग्रुप हो, बस इतनी सी लॉजिक। बोले 8 तो नहीं बन रहे ना, वो तो 10 बन रहे हैं, तो क्या करें? तो हमने कहा जबरदस्ती विदाउट एनी लॉजिक इन तीनों को 8 भी करें। क्योंकि अब इस बात में कोई दम नहीं है, तो कोई बात ही नहीं हुई, अपनी मर्जी से चाहे करते थे। तो इसलिए इसी पीरियोडिक टेबल का जो दूसरा वर्जन है, जो हमारी बुक में नहीं है और किताबों में, उसमें उन्होंने इसे 8B, 9B और 10B कहा।
तो इट मीन्स आप इन तीनों को 8 भी कहें अकॉर्डिंग टू योर बुक तो भी सही है, आप इस बात को यूज करें और इन 8, 9, 10 कहें तो भी हमें कोई एतराज नहीं। अब हम ये कहते हैं कि आसानी ये है कि एक कश्ती में सवार हो, तो जब आपको पता है आप जो ऐसी बात लिखेंगे जो आपकी किताब की है वो सही मानी जाएगी, उसे गलत कोई नहीं कर सकता, तो फिर किताब को पढ़ें, ठीक है। लेकिन ये जहन में रहे ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसे 8, इसे 9 और इसे 10 कहते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हमारी किताब वालों ने ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया है कि इस तरह दोनों ग्रुप्स की तादाद बराबर। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक भी बहुत सारे, ऐसे नहीं ये बहुत ही बेसलेस नहीं है। मतलब मैं एक दो लॉजिक सुना दूं आपको, मजा आ जाएगा। आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इन तीनों एलिमेंट्स की कोई ऐसी बात जो आप में से कोई जानता हो? फेरोमैग्नेटिक। और हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा यही 3 मेटल्स पाए जाते हैं, और ये बात शायद हमने आपसे कही थी कि हमारी अर्थ की सरफेस को कहते हैं अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है 50%, लेकिन अर्थ क्रस्ट के नीचे असली दुनिया है। उबला हुआ अंडा अगर हम देखें, इमेजिन करें, जहन में लाएं, ओवल टाइप का होता है ना, ऐसी ही हमारी अर्थ है। उस उबले हुए अंडे के बिल्कुल ऊपर मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली सी, जो सफेदी के ऊपर होती है, बड़े मजबूत हो जाती है। वो पूरे अंडे में उसका कितना हिस्सा होगा? ना होने के बराबर। वो कहलाता है क्रस्ट, एग क्रस्ट। इसका मतलब है हमारी जमीन का क्रस्ट, जमीन के लिए तो छेका है, असली तो अंदर है ना, सफेदी, और फिर सफेदी के बीच में येलो कलर की जर्दी, बिल्कुल अर्थ ऐसी ही है। तो अर्थ की जो सफेदी वाला हिस्सा है वो मेंटल कहलाता है, और वो जो जर्दी वाला हिस्सा है वो कोर कहलाता है। वो अनएक्सेसिबल है, अभी तक ह्यूमन बींग्स उस हिस्से तक नहीं पहुंच सके बिकॉज ऑफ अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो हम अर्थ क्रस्ट से ज्यादा डेप्थ पर नहीं जा सके, तो इनडायरेक्टली हमने उसके बारे में नॉलेज हासिल की, और वो नॉलेज हमें ये बताती है कि कोर और मेंटल में मोल्टन मटेरियल मौजूद है, और वो मोल्टन मटेरियल बेसिकली इन 3 मेटल्स का बना है। और चूंकि ये तीनों मेटल्स मैग्नेटिक हैं, फेरोमैग्नेटिक हैं, इसलिए अर्थ हमारी स्पेस के लिए अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो जैसे हर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैट्रिक में आपने एक बार मैग्नेट रखकर वो लाल गेट की मूछें बनाई थी, अगर याद हो, तो ऐसी ही हमारी अर्थ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, और उन मैग्नेटिक फील्ड में आने वाली डिस्टर्बेंस से हम सबका सत्यानाश होता है। जो बारिशों वाला चक्कर चला, इसमें उसकी ये भी एक रीजन है। तो क्लाइमेट इस पर डिपेंड करता है, इस पर हमारी आजकल की सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस डिपेंड करती हैं, हमारे सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो सब डिपेंड करते हैं। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ हुई तो दुनिया भर की कम्युनिकेशन सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। हमारे जितने जहाज चलते हैं वो सारी इसी कम्युनिकेशन सिस्टम से चलते हैं, अगर इसमें गड़बड़ हुई तो यहाँ का जहाज कहीं और पहुंचा हुआ होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 3 मेटल्स में एक सिमिलैरिटी है कि ये तीनों के तीनों पैरामैग्नेटिक हैं, तो अगर इन तीनों को मिलाकर 8 भी कह रहे हैं तो दम है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी है। एक बात। दूसरी बात, ये नंबर किसको जाहिर करता है? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर? इससे आपको क्या फायदा हो रहा है? सर ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसकी तरफ से बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। तो बिल्कुल सही, 7b मैग्नीज के ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब है मैग्नीज के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है जो उसकी तरफ से बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, 2 एस के और 5 डी के। और ये मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मैग्नीज अपने रिएक्शंस में 7 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मैग्नीज के कंपाउंड +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, +5 भी है, +6 भी है और +7। तो सातों के सातों इलेक्ट्रॉन एक्टिव हैं। तो अगर मैं इसे 7b कहकर ये कहता हूं कि देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन अ रिएक्शन, और उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, एब्सोल्युटली राइट। तो इस हिसाब से आपका दिल क्या कहेगा कि जब मैं कहूंगा 8b तो आयरन के लास्ट जो 2 शेल्स है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आयरन, इट शुड शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट +9, निकेल +10। तो 8, 9, 10 कहने का मजा आएगा ना। तो असल बात जिसकी वजह से यहाँ अगर हमने ग्रुप नंबर्स को ऐसा किया है,
आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 एंड +3। +4 मैंने मेरे टीचरों से सुना, आज तक मैंने कोई ऐसा कंपाउंड नहीं देखा किताबें पढ़ पढ़ के बाल हो रहा है जिसमें आयरन का चार्ज +4 है। मेरे टीचर ने मुझसे कहा था होता है, मैंने यकीन कर लिया। उन्होंने कहा तो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, मैं शायद उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचा कि वो कंपाउंड पढ़ सकूं। इतना कम होता है। +5 सवाल ही पैदा नहीं होता, +6 इम्पॉसिबल, 7 है ही नहीं, 9 8। तो फिर अगर मैं आयरन को 8B कहूंगा तो बच्चे तो कंफ्यूज हो गए ना, मुझे फिर इसको तो ऑक्सीजन यार ये नहीं होता, तो फिर उसको 8B क्यों कह रहे हैं, हमें ऐसी आपने बहका दिया। तो 7 तक वाकई ग्रुप वैसे ही है, इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका +4, इसका +5, इसका +6, इसका +7। मगर ये वो है जाली, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 9 और 10 है मगर वो एक्टिव नहीं। आयरन मैक्सिमम +4, कोबाल्ट मैक्सिमम +6, निकल मैक्सिमम +4। तो इसका मतलब अगर मैं इन्हें 8 9 10 कहूंगा तो मैं सामने वाले बच्चों को मिसगाइड कर रहा हूँ। इसलिए जिन्होंने 8 9 10 कहा है उनके ऊपर हम लोग सबसे ज्यादा ये क्रिटिसिज्म करते हैं। 8 वालों का है ये कि जब हम तीनों ग्रुप्स को मिलाकर 8 कह रहे हैं तो बच्चा समझ गया कि इनके साथ कुछ है, खास बात है, तो फिर वो खुद ही कॉन्शियस हो जाएगा कि इनके बारे में अलग से देखना पड़ेगा। So yes, they are not representing their active free electrons or active valence electrons. That's why अगर इनको मिला के 8B कहा है तो ये कुछ इतना भी गलत नहीं है कि हम विचारों के पीछे पड़ जाए, तो ये अच्छा अंदाज है। ठीक हो गई बात, आगे बढ़े। 29 बहुत पहले कह चुके आपसे कि 29 है कॉपर, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए S2D9, मगर स्टेबिलिटी के लिए S1D10 होती है, और चूंकि D भर गया तो अब उसके इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस में नहीं गिनेंगे, सिर्फ बचा S1। तो S1 की वजह से इसका नाम पड़ा 1B। When I say 1B, इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और D सब शेल कंप्लीटली भर गया है। तो ऐसा ही काम इसके नीचे के सारे एलिमेंट करेंगे और वो कहलाते हैं क्वाइन एज मेटल, उनसे हम वाकिफ हैं। तो इसके नीचे है 47 सिल्वर और उसके नीचे है 79 गोल्ड, और अब एक और आ गया है 111 और वो है RG, रोंजिनियम। रॉन्जन वो साइंटिस्ट था जिसने एक्सरे डिस्कवर की थी और जिसे हिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज मिला था, उसके नाम पर है ये रोंजिनियम, एलिमेंट नंबर 111। इसके बाद यहाँ पर है 30 जो है जिंक, कॉन्फ़िगरेशन होगी S2D10। 10 को हम नहीं गिनेंगे S2 की वजह से, ये ग्रुप 2B है। ये हो गई सारी लेवलिंग। इसका मतलब है अब आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब हम हेडिंग डालें, और जिस तरह फैमिली ए में लिखा था 3B 4B 5B, हर एक को इंडिविजुअली बताना शुरू कर दें। और हमें क्या नजर आ रहा है, पहली बात सारी मेटल है इस साइड, तो इतने मेटल इतने नॉन मेटल, ये वाला ड्रामा है ही नहीं, दे आर ऑल मेटल्स। तो हर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मेटल 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 मेटल, सारे मेटल। इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन S2D1 पे खत्म हो रही है, so they are d block elements, so they can donate 3 electrons to form +3 charge, वैलेंसी 3। ऐसी बातें नहीं है, सब में लिख सकते हैं, हमें नहीं लिखते क्यों भाई। मेरा इसमें एक और जबरदस्त चीज है जिस पर किसी ने ख्याल ही नहीं किया, और वो हमें इस चीज को कॉम्प्लिकेटेड भी बनाती है और सिंपल भी बनाती है। वो कैसे, बजाय इसके कि हम इन सारे ग्रुप्स को वर्टिकल 10 कॉलम्स में पढ़ें, हमें लगा कि ये 10 के 10 बल्कि इंक्लूडिंग लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत सारी बातों में कॉमन है, यानी इनके अंदर बहुत सी खूबियां ऐसी हैं जो एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट इनका हिस्सा है। तो बजाय ग्रुप में स्प्लिटिंग करके इन्हें 10 हेडिंग्स में पढ़ने के पहले एक हेडिंग ट्रांजिशन मेटल्स की डालकर उसमें वो खूबियां पढ़ें जो सारे मेटल्स में कॉमन है, जो सारे ट्रांजिशन मेटल्स में, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हो, तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आसानी भी हो जाएगी। और ये बड़ी जबरदस्त बात है। अभी मैं आपके सामने 7 प्रॉपर्टीज ऐसी कोट करूंगा जो इन सब में कॉमन है।
क्या 3b, क्या 4b, क्या लैंथेनाइड, क्या एक्टिनाइड, क्या 1b, सब में कॉमन है। तो फिर अगर वो 7 बातें पढ़ लेंगे तो आप कह सकेंगे मैंने सारे ट्रांजिशन मेटल्स की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, एक हेडिंग में सब कवर हो गए, तो ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा। ऐसी बात फैमिली ए में नहीं कर सकते थे। अब आपने फैमिली ए के 8 ग्रुप पढ़ लिए, सोचें देखें और मुझे कोई एक खूबी ऐसी बता दें जिसके लिए आप ये कह सकें कि ये फैमिली ए के सारे एलिमेंट्स में है। कोई एक खूबी, तो एक भी बात ऐसी नहीं है जो फैमिली ए के सारे 8 ग्रुप्स में कॉमन है। आप कहें वो सारे मेटल्स हैं, नहीं। फैमिली ग्रुप 1 है और 2 ए कंप्लीटली मेटल है, 3 ए से नॉन मेटल भी आ जाते हैं। सारे सॉलिड हैं, नहीं, उसमें गैस भी है, लिक्विड भी है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, सही, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बल्कि नोबल गैसेस इनर्ट भी है। जबकि यहाँ पहली बात ऑलरेडी कह चुका हूँ, ये सबके सब मेटल है। और आपने जब आपने ये कह दिया ना सबके सब मेटल है, वो सारी बातें जो मेटल्स के लिए होती है वो खुद ब खुद इन सब पर वैलिड हो गई। मेटल है तो दे हैव शाइनी स्ट्रक्चर, मेटल है तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स है तो दे आर मैलिएबल, मेटल्स है तो दे आर डक्टाइल, मेटल्स है तो दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसी बातें सेम हो गई। तो इसका मतलब है हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इसीलिए जब चैप्टर 5 में पढ़ेंगे तो ग्रुप वाइज नहीं पढ़ेंगे, एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट इकट्ठा पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी बहुत सारी खूबियां एक जैसी हैं। जब वो सारी खूबियां पढ़ लेंगे तब ग्रुपिंग्स हो जाते हैं। लेकिन एस और पी ब्लॉक जब भी पढ़ेंगे तो ग्रुप वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें एस कॉमन कोई चीज नहीं, उनमें ग्रुप वाइज कॉमन है, ब्लॉक वाइज कोई चीज कॉमन है। तो आइए वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिखते हैं, वो कहलाती हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एक तरह से अब ये चैप्टर नंबर 5 की समरी है। जब हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे ऑर्गेनिक का 5वां चैप्टर, तो यही 7 टॉपिक वहां बहुत डिटेल से पढ़े जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये समझ लीजिएगा, जब मैं ये बातें लिखूंगा हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, लेकिन टेक्निकली इस वक्त हम ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि पीरियोडिक टेबल की वजह से किस कदर सिमिलर टाइप के एलिमेंट एक साथ जमा हो गए। ये सब टॉपिक तफसील से तब पढ़े जाएंगे जब हम चैप्टर 5 पर पहुंचेंगे। तो पहली बात तो खैर बहुत आसान, दे आर ऑल मेटल्स। दूसरी और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब क्या है, व्हाट दैट मींस? देखिए फैमिली ए की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो ग्रुप का नंबर है वो उनकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप 1 के मेटल्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि उनकी वैलेंसी 1 और उनका चार्ज हमेशा +1 होगा। इसके अलावा कुछ और सोच भी नहीं सकते आप। लिथियम पहला मेंबर है ग्रुप 1 का, उसका चार्ज उसके हर कंपाउंड में +1 है। कोई कह दे कि लिथियम विद +2 चार्ज, तो आप उसके आगे लिखते हैं इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, +1 फिक्स। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके चार्ज अलग अलग कंपाउंड्स में डिफरेंट होते हैं। स्कैंडियम सामने लिखा हुआ, प्रॉब्लम क्या है, इसके वैलेंस शेल में 2 आ रहे हैं, 4s और 3d। बेशक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त आपने 4s को पहले लिखा है, 3d को बाद में लिखा है, लेकिन इतनी अकल हमें है, 4s आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, 3d पहले आता है। तो अगर कोई आदमी स्कैंडियम की शक्ल बनाए अपने जहन में, तो ये उसका न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। तो 3d
थर्ड ऑर्बिट में है और 4s फोर्थ ऑर्बिट। तो डिस्टेंस के एतबार से 4s बाद में है, 3d पहले है, मगर एनर्जी की सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है फिर 3d में जाता है। तो अब जब ये बॉन्ड बनाने जाते हैं तो एनर्जी की सीक्वेंस नहीं चलती है, बॉन्ड बनाते वक्त डिस्टेंस का हिसाब चलता है। जो भी एटम स्कैंडियम से मिलने आएगा उसका पहले किससे राब्ता होगा? 4s से। इसका मतलब है इट ऑलवेज लूजेस द 4s इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। कितने इलेक्ट्रॉन है 4s में? 2। तो स्कैंडियम अपने नॉर्मल कंपाउंड्स में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 का चार्ज हासिल करके Sc+2 बनाता है। इसके कॉमन कंपाउंड्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब मसला ये है कि उससे इसको चैन नहीं आता, नोबेल गैस नहीं बना, ये स्टेबल नहीं हुआ। 3d जो अंदर वाला ऑर्बिट है वो अंदर से आवाज दे दिया, पेट में दर्द कर रहा होता, ठीक है मेरा तो कुछ कर, तो क्यों नहीं कर रहा? पहली दफा में ही कर देता भाई। और भी तो चीजें देखनी है। 3d अंदर है थर्ड ऑर्बिट में विच इज क्लोज टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस उस पर ज्यादा होल्ड किए हुए, उसका इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं निकलेगा जितनी आसानी से 4s का निकल गया। इसलिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जितनी एनर्जी होती है उसमें ये एलिमेंट अपने s वाले इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकते हैं, 3d को नहीं कर पाते और बेचैन भी रहते हैं। तो अब अगर हम इसका रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करें या किसी ऐसे एलिमेंट से करें जो बहुत रिएक्टिव हो, तो वो अंदर की तरफ हाथ मार कर भी 3d का इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। तो उस सूरत में Sc की चार्ज क्या हो जाएगा? +3। तो अब स्कैंडियम के आधे कंपाउंड्स पे +2 चार्ज है, आधे पे +3 है। अब किसी ने पूछ लिया स्कैंडियम तेरी वैलेंसी क्या है, क्या जवाब देगा? कभी कुछ कभी कुछ, 50-50 ऐसी बोलेगा +2 भी है और +3 भी है। और अगर हम यही सवाल ग्रुप 1a से करते हैं तो एब्सोल्यूट जवाब है +1 विदाउट एनी डाउट, +1। 2a वालों से करते हैं +2, नो डाउट अबाउट इट। सोचे भी मत कि ग्रुप 2a के एलिमेंट्स +2 के अलावा कुछ हो सकते हैं, ग्रुप 3 के एलिमेंट +3 के अलावा कुछ हो सकते हैं। दे आर फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड वैलेंसी। लेकिन इन एलिमेंट्स की इस गड़बड़ की वजह से कि दो ऑर्बिट्स वैलेंस शेल में इन्वॉल्व हैं, इनकी वैलेंसी, इनका चार्ज चेंज होता रहता है सिचुएशंस के हिसाब से। दैट इज व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। Number 3, they are paramagnetic in nature. पहले भी बात हो चुकी जब हम नोबेल गैसेस का तस्करा कर रहे थे। पैरामैग्नेटिक उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो खुद तो नहीं होते मैग्नेट, मगर वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकते हैं। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकते हैं, और इसके लिए शर्त होती है सिर्फ इतनी कि आपके एटम में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बस। तो जब हम चैप्टर 5 में पहुंचेंगे तो बात इस तरह आधी लाइन की नहीं करेंगे, बल्कि हम ढेर सारे एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखकर बाकायदा शो करेंगे कि किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ताकि अपनी बात को जस्टिफाई कर सकें कि ये सारे पैरामैग्नेटिक। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हम चैप्टर 5 में पहुंचकर ऐसा करेंगे, तो एक और बात नोटिस में आएगी कि स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक हर एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 6, मगर जिंक में एक भी नहीं। इसका मतलब है जिंक पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो इससे एक और बात पता चली कि ये स्टेटमेंट जनरल है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स पर वैलिड है, बट नॉट फॉर ऑल। ये जो जिंक वाली पट्टी है ना, ग्रुप 2b वाली, जिंक के नीचे भैया कैडमियम है, उनके नीचे मशहूर जमाना मरकरी है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट में हैं, मगर इनकी कुछ कुछ बातें ट्रांजिशन मेटल्स जैसी नहीं है। तो उसमें एक ये भी आ गई कि इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। टोटल 68 ट्रांजिशन मेटल हैं। अगर उसमें से 3 पैरामैग्नेटिक नहीं है तो क्या ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते आप? 3 तो बहुत ही माइनर एक्सेप्शन है ना। इसलिए जब आप अप्रोक्सीमेशन में इस तरह पीरियोडिक टेबल की बातों में लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। जब हम चैप्टर 5 में इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो एक्सेप्शन के साथ लिखेंगे। वहाँ इनफैक्ट साइंटिफिक रीजन आता है कि ऑल मेटल्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर पैरामैग्नेटिक एक्सेप्ट जिंक। बताइए क्यों?
तो सब तो हम पूरी कर चीजें, लेकिन यहाँ इतना ही काफी है। ठीक है। नंबर 4, दे कैन फॉर्म इंटर स्पीशियल कंपाउंड। लो भाई एक और मुश्किल चीज करने आ रहा है, ये हमने नहीं सुना जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई लफ्ज, आप बहुत सुनेंगे। बाकी बातों के लिए तो आप चैप्टर 5 तक इंतजार करेंगे, इस पर्टिकुलर लफ्ज के लिए आपको थोड़े दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर अब तकरीबन खत्म हो गया और चैप्टर 2 में हमें इसकी बातें सुनने को मिलेगी। इंटरस्टीशियल ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें आधी खूबियां मिक्सचर की हैं और आधी खूबियां कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल ये कंपाउंड हाइड्रोजन और इस तरह के दो चार और एलिमेंट्स के साथ बनाते हैं, और हाइड्रोजन चूंकि हमारे अगले चैप्टर में पढ़ा जाएगा तो उसमें हम जरा तफसील से आपको बताएंगे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, सारी बात होगी। तो फिलहाल इट इज समथिंग व्हिच हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, और ट्रांजिशन मेटल यूजुअली फॉर्म दीज कंपाउंड्स। इसके बाद 5वें नंबर पर आ गया, दे कैन बी यूज्ड एज कैटलिस्ट। आई होप कैटलिस्ट हम समझते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो फर्स्ट ईयर में तो ऐसे ही सुना था रेट ऑफ रिएक्शन के चैप्टर में, लेकिन अब चूंकि ये साल तो मैंने शुरू में ही कहा था कि केमिस्ट्री की इस हिस्से में बस रिएक्शन ही रिएक्शन है, ये इत्तेफाक से पहला चैप्टर जो है चूंकि प्लानिंग का है, टेक्निकली पढ़ तो लिया तकरीबन पूरा पहला चैप्टर, लेकिन कोई पूछे तो हम कहेंगे अभी इनऑर्गेनिक नहीं शुरू की तो उसकी प्लानिंग हो रही है, हम अपना प्लान बना रहे हैं, इतने सारे एलिमेंट कैसे पढ़ेंगे, तो उन्होंने ये प्लान बन रहा है। जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे तो मैंने आपसे कहा था बस रिएक्शन भी पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना, जो भी बात करनी होगी ना तो रिएक्शन की जबान में होगी, तो इतने रिएक्शंस पढ़ने। तो जब रिएक्शंस पढ़े जाएंगे तो बहुत ज्यादा रिएक्शंस में हमें कैटलिस्ट भी यूज करना पड़ेगा उसके रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ बता रहा हूं, अब आप नोट करेंगे, शायद ही एक आधी जगह शायद ऐसा हो जाए कि हम कोई कैटलिस्ट यूज करेंगे और उसका ताल्लुक ट्रांजिशन मेटल से नहीं होगा। तो पूरी केमिस्ट्री में जितने भी कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, मोस्टली इफ नॉट ऑल, दे आर ईदर ट्रांजिशन मेटल्स और देयर कंपाउंड्स। अब क्यों होते हैं, आखिर इनमें क्या ऐसी बात है कि जो कैटलिस्ट बन जाते हैं, ये वो सारी बात होगी जो हम इत्मीनान से चैप्टर 5 में रीजन और सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। नंबर 6 इसकी सबसे सबसे इंपॉर्टेंट खूबी है जिसका हम बार बार तस्करा करेंगे, और वो है दे कैन फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ये बड़ी अजीब बात है, ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड रंग बिरंगे होते हैं। जो मेटल्स ट्रांजिशन नहीं है, यानी जो नॉर्मल एलिमेंट्स है ए फैमिली वाले, उनके कंपाउंड्स अमूमन व्हाइट कलर के। वी आर नॉट कंसीडरिंग व्हाइट एज ए कलर, व्हाइट और ब्लैक को कलर नहीं माना जाता। आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं ना कि हमारे जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, कलर टीवी नहीं होते थे। क्यों, क्या ब्लैक और व्हाइट कलर नहीं होते थे पापा? बोले ना 14 का मूवी तो पुराने क्लिप दिखाते हैं ना, अगर ब्लैक एंड व्हाइट आ गए तो क्या ब्लैक और व्हाइट कलर नहीं होते? जब भी तो आप कहते हैं अब कलर टीवी आ गया, तो ब्लैक और व्हाइट को कलर नहीं माना जाता, ऐसे बाकी सब कलर। तो चूंकि ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं, आयरन +2 होता है तो ग्रीन कलर का होता है, +3 होता है तो बातें कर लो पहले कर लो, +3 होता है तो ऐसे करके काटे, क्या निकलेगा? ब्लड। इस कलर का है, जिसका 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 व्हाइट है वो खून सफेद हो गया। आप ही के हुए में जो क्लास में बैठे हुए बातें करते रहते हैं, ऐसे करता है कोई क्या? ये भी कह रहे नहीं,
तो पढ़ाया हमारा बच्चा बचपन से ही पढ़ा। तो ब्लड का रेड कलर आयरन 3 की वजह से होता है। जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें पता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीम ग्लोबिन प्रोटीन के साथ लगा हुआ आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है, उसका चार्ज है +3, उसकी वजह से रेड कलर होता है। तो सारे ट्रांजिशन मेटल्स रंग बिरंगी दुनिया की वजह है। तो इस बात को बड़ी तफसील से वहां पढ़ा जाएगा कि कलर की वजह क्या है, why these compounds are colored and why the other compounds are not। तो ये कंपैरेटिवली बड़ी अहम खूबी है। और आखिरी बात भी उतनी ही अहम है, they can form complex compounds। आखिरी दोनों की इंपॉर्टेंस शुरू वालों से जरा ज्यादा इसलिए है कि जब हम चैप्टर 5 में इन सब की डिटेल्स पढ़ेंगे तो 1 से लेकर 5 तक में हमें एक छोटा सा पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन का दिया जाएगा और एग्जाम में 1 नंबर का पूछते हैं। लेकिन ये जो कलर वाला है इसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी ज्यादा है, और कॉम्प्लेक्स वाली बात तो हमारे चैप्टर 5 का सबसे बड़ा टॉपिक है, जिससे बहुत सारे मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो दैट मीन्स इट्स द मेजर कैरेक्टरिस्टिक जो सबसे आखिर में आई है। कॉम्प्लेक्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है ऐसे कंपाउंड्स के लिए जिसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जबरदस्त एबिलिटी है, और ये उनकी सबसे प्रोमिनेंट खूबी है जो हम आगे चलकर बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो दीज आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑलमोस्ट तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कॉमन है। एक आधी बात जैसे मैंने कहा था पैरामैग्नेटिक वाली 1-2 में नहीं है, वरना सारी बातें सब में मौजूद हैं। इसलिए जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसा कि इन्हें ग्रुप में तोड़ें और 10 हिस्सों में पढ़ें तो बेवकूफ़ी है। तो पहले वो बातें पढ़ लेते हैं जो सब में है, और वही अच्छी खासी है, उसी से हमारा पेट भर जाएगा। हाँ, नेक्स्ट स्टेप जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में इस साल नहीं कभी और पढ़ा तो वो कहेंगे ये सब तो बातें पढ़ चुके आप, अब इन्हें ग्रुप वाइज पढ़ो, फिर आप इन्हें ग्रुप वाइज पढ़ो। लेकिन ये सारी खूबियां सब में यूनिफॉर्मली मौजूद है। ये हो गई जनाब ग्रुप वाइज डिटेल, और अब आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया। फैमिली ए में 8 हेडिंग्स में आपसे बड़ा सिस्टमैटिक कुछ 4-5 पॉइंट्स का हिसाब किताब लिखा है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। इससे इम्तिहान में लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता, इससे इम्तिहान में शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि वो 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछते हैं। Give the characteristics of alkali metals, give the characteristics of noble gases, give the characteristics of transition element, give the characteristics of halogens। इस टाइप का सवाल पूछेंगे आप, लिखेंगे तब्दील लिखते हैं आपके पास, और डॉजिंग टेबल हो जाएगा एकदम। 20 में से पूछते हैं तो गड़बड़ा भी जाता है बंदा, क्योंकि हर एक में जैसे लगते, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ना भूल जाए। नंबर 1। नंबर 2 इससे सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी इससे सबसे ज्यादा आते हैं। ये जो पूरा चार्ट मैंने बनाया, कहीं नहीं बनाना है, ध्यान में कोई कभी तो नहीं बनाना, लेकिन इसमें खास तौर पर तो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हर ग्रुप की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये हमारे एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे बहुत सारे, ठीक है। इस तरह अब हमने पीरियोडिक टेबल के 2 काम देख लिए। पीरियड्स की डिटेल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वो डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। ग्रुप्स की डिटेल सारी की सारी वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में ज्यादा आती है। तीसरी और आखिरी चीज जो बेसिकली ग्रुप से ही निकली है, जो कुछ हमने ग्रुप्स में लिखा है उसी को हम एक और फॉर्मेट पे लिखेंगे, और वो बनती है द डिटेल ऑफ पीरियोडिक टेबल इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स। तो सीधी सी बात है, ब्लॉक्स में एस ब्लॉक 1A और 2A से बना है, बी ब्लॉक 3A से लेकर 8A से बना है, बी ब्लॉक फैमिली 1B से लेकर 8B से बना है, और एफ ब्लॉक रेंथोनाइट एक्टिनाइट, तो सब नजर ही आ रहा है। तो ये सवाल पेपर में आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एसपीडीएफ आते हैं, तो उनकी बेस पर हम तमाम एलिमेंट्स को 4 बड़े ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, 4 कॉल्ड एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, और हर एक को हम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कंपैरेटिवली इम्तिहान में सबसे ज्यादा ये आया है। लॉन्ग फॉर्म 3-4 साल के गैप के बाद कभी एक दफा पूछते हैं। ग्रुप वाइज डिटेल हर साल 1-1, 2-2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आती है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में जो चीज सबसे फ्रीक्वेंटली आई है वो है दी
classification of the elements on the basis of their electronic configuration, that is the block wise distribution. और रीजन भी बड़ा ऑब्वियस है, रीजन उसका ये है कि हमारी बुक इसी क्लासिफिकेशन पर बनी हुई है। जब आप पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स बना रहे हैं तो अगले चैप्टर्स के नाम भी तो यही हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो इस लिहाज से ये अब सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का हो गया। इसमें लिखी हुई बातें ऑलमोस्ट हम लिख चुके हैं ग्रुप्स में, सिर्फ उसे थोड़ा सा मॉडरेट करना है। मॉडरेट इस सेंस में कि अगर मैं पी ब्लॉक में ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7 और 8 6 ग्रुप्स की डिटेल लिखने बैठ जाऊंगा तो पी ब्लॉक तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और डी और एफ में मिलाकर आप सिर्फ इतनी सी बातें लिख रहे हैं। तो किसी में कुछ बातें बढ़ानी होंगी और किसी में कुछ बातों को खत्म करके छोटा करना होगा। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन वही है जो आप जान गए हैं, लेकिन उसे एक तरीके के फॉर्मेट से लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा ये, आइए देखते हैं बराह रास्त। Classification of elements on the basis of their electronic configuration. On the basis of electronic configuration, elements are classified to following classes. Blocks. S block elements block elements block elements S block। ख्याल रखेंगे इस बात का कि इवन जब आप हेडिंग भी डालेंगे तो एच टी डी एफ स्मॉल अल्फाबेट में होगा। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आप वो सब कुछ जो आपने ग्रुप 1A और 2A में अलहदा अलहदा लिखा है उसे मिलाकर थोड़ा समराइज करके लिखते हैं। सबसे पहली इनकी डेफिनेशन हो जाएगी, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in ns orbital are called s block। ऐसे तमाम एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाए, ns से मुराद किसी भी s, 1s 2s 3s 4s 5s 6s,
तो एस ब्लॉक कहलाते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ metals of group 1A, alkali metals, and metals of group 2A, alkaline earth. Their electronic configuration ends at NS1 or NS2. They contain one or two electrons in their last orbit. Their valency is 1 or 2. They are electropositive and tend to donate their valence electron monovalent or divalent data. आपको ये नोटिस करना है कि हमने वो सब बातें जो 1A और 2A में अलग अलग लिखी थी वो यहाँ मिलाकर लिखी थी। वहाँ ये बात आ गई, सिर्फ एक पहला पॉइंट डेफिनेशन बन गया कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन NS1। उसके बाद हमने एक ग्रुप 1A था, एक ग्रुप 2A था, मेंशन कर दिया कि ये पूरा ब्लॉक दो ग्रुप से मिलकर बना है। ग्रुप 1A के मेटल्स अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2A के मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर एक की कॉन्फ़िगरेशन NS1 पर खत्म होती थी, एक की NS2 पर मिलाकर लिखती। एक के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के लास्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है। एक की वैलेंसी 1 है, दूसरे की 2 है, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके मोनोवैलेंट कैटायन बनाता है, दूसरा डायवैलेंट। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमने एक पॉइंट में मर्ज की है ताकि एक ही दफा में दोनों को आराम से लिखा जा सके। बिल्कुल यही काम अब पी ब्लॉक के लिए करता है। अगेन अब ये स्टफ इसलिए बेहद आसान होना चाहिए, अगर अभी नहीं भी लग रहा कि कुछ दिनों के बाद इन सारे पॉइंट्स पर बेस करते हुए आप एक ह्यूज चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर से डबल है वो चैप्टर, एस ब्लॉक पूरे चैप्टर का नाम है। पता नहीं और क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई आपसे ये सवाल पूछेगा तो आप शायद इनसे दो चार बातें बढ़ाकर ही इस ब्लॉक की एक समरी लिख सकते हैं। जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर ये कोई बात ही नहीं रहेगी ना। लेकिन अगर तवज्जो से नहीं पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो ये सब हमारे चैप्टर्स के नाम है, इसलिए अगर ये सवाल इम्तिहान में आता है तो बच्चे के लिए इंतहाई हल्का हो जाता है। तो उसे बेसिकली सारे पढ़े हुए की छोटी सी समरी बनाकर पेश करते हैं। पी ब्लॉक में देखिए जहाँ 6 ग्रुप्स लिखे थे, हम उन्हें किस तरह चंद पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ऑब्वियसली कुछ बातें इग्नोर करेंगे, कुछ को मिला देंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट डेफिनेशन बनेगी, एलिमेंट्स इन विच last electron enters in np orbital. ये वो
दो एलिमेंट्स हैं जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाता है, हमने np लिख दिया, 2p 3p 4p 5p 6p 7p कुछ भी हो सकता है। They include elements from group 3A to 8A। इस ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स के एलिमेंट हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3A to and ends at 8A। 3 4 5 6 7 8 their electronic configuration ends at ns2 np1 to ns2 np6। और फिर एक बहुत अहम सी बात, they consist of metals, non-metals and metalloids। अब आप इस बात से वाकिफ है मेटल नॉन मेटल, क्योंकि हमने इन्हीं दो के नाम यूज किए थे, इसमें इतने मेटल है, इसमें इतने नॉन मेटल। एक और लफ्ज आ गया मेटलॉइड्स, इसके लिए हम कहते हैं ये है सेमी मेटल। मेटलॉइड्स या सेमी मेटल। एग्जैक्टली एक सेमी मेटल या मेटलॉइड ऐसा एलिमेंट है जो आधा मेटल है और आधा नॉन मेटल है, 50% मेटालिक एंड 50% नॉन मेटालिक। एब्सोल्युटली ऐसा कोई एलिमेंट नहीं। जितने एलिमेंट प्रैक्टिकली पी ब्लॉक में या पीरियोडिक टेबल में है, आप उन्हें ऐसे कह सकते हैं कि उनमें इतने % मेटालिक और इतने % नॉन मेटालिक है। तो किसी का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है तो ओवरऑल वो मेटल कहलाता है, किसी का नॉन मेटालिक ज्यादा है तो वो ओवरऑल नॉन मेटालिक कहलाता है। तो अगर हम सही डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो या तो एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल, जैसा हमने ग्रुप्स में लिखा था। कोई सही मायनों में मेटलॉइड नहीं है। यहाँ लिखने की वजह ये है कि ऐसे एलिमेंट जिनका मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बराबर तो नहीं है लेकिन करीब करीब है, उन्हें हम मेटलॉइड कंसीडर कर लेते हैं। और इसमें सबसे मशहूर है ग्रुप 4A में कार्बन के नीचे जो एलिमेंट है सिलिकॉन और जर्मेनियम। जर्मेनियम बाय डेफिनेशन मेटल है बिकॉज उसका मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक से ज्यादा है, और सिलिकॉन बाय डेफिनेशन नॉन मेटल है क्योंकि उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर मेटल से ज्यादा है। लेकिन दोनों में ये कैरेक्टर बहुत करीब करीब है, 55 45 या 60 40। तो इसलिए हम इनसे उम्मीद करते हैं कि हम इन्हें सेमी मेटल या मेटलॉइड के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। ये जिद क्यों है भाई, तो क्या फर्क पड़ा? सोचिए बात, अगर एक में दोनों की खूबियां हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? एक मशहूर एग्जाम्पल पड़ेगा हमको भी देता। लेकिन तो आप फर्क कीजिए, आप दो दुकानें आपकी किसी शॉपिंग मॉल में एक साथ हैं और दोनों से एक ही ब्रांड बिकता है। एक ने अपनी दुकान के बाहर लिखा है कि एक दफा आपने खरीद लिया तो अब ये वापस से तब्दील नहीं होगा। दूसरे ने लिखा है कि आप जब चाहे वापस कर लें तब्दील कर लें। आप कहाँ से खरीदें? जब दोनों का ब्रांड एक ही है, मतलब तो आप इसे इसको अच्छी चीज मिलती है क्या करें? नहीं, दोनों में एक ही ब्रांड है, एक ही प्राइस है, और एक ने एक ऑप्शन दे दिया है कि आप चाहें तो एक दफा खरीदने के बाद अगले दिन आकर वापस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो हम में से अक्सर को
ये आदत है कि हम चीज खरीदने के बाद एक दफा ले जाते हैं तो फिर डबल माइंडेड होते हैं और कोई और चीज पसंद आती है तो हमें चेंज करने का, तो ये ऑप्शन खुला है ना, बेशक मैं इस्तेमाल ना करूँ, ऑप्शन तो खुला है ना। तो यही चीज हम कह रहे हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट, और सेमी मेटल बोथ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर दोनों को दिया है, तो ज्यादा अच्छा कौन है? सेमी मेटल। जब चाहो मेटल कंडक्टर बना लो, जब चाहो। ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्टोरी है। एक ऐसा मटेरियल जिसमें कोई, जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें वो कंडीशन पता चलती हैं। इस कंडीशन पर सिलिकॉन कंडक्ट करेगा, इस कंडीशन पे सिलिकॉन ही है नहीं करेगा। तो हमारे लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो सिलिकॉन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो हमारा सर्किट बनाने में इस्तेमाल होता है, बिकॉज ऑफ दिस हैबिट। तो जितना मशहूर केमिस्ट्री के लिए कार्बन है कि कार्बन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है, सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉनिक्स बनती है। तो ग्रुप 4 के एलिमेंट समझे किंग है, किंग, पूरे पूरे सब्जेक्ट बनाते हैं ये। कार्बन की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, सिलिकॉन की साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सेमी मेटल इस लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है, साइंस ऑफ सेमी मेटल। इसलिए तस्करा किया कि कम से कम ये नाम तो कान में आए। परफेक्ट सेमी मेटल नहीं है, लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम आर लाइक सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स। 5वें नंबर पे बात देखी, जब आप ये जुमले कहते हैं ना कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो पी ब्लॉक की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसमें एक ऐसा ग्रुप है एलिमेंट का जो ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ना ही इलेक्ट्रो नेगेटिव, बल्कि वो क्या है, इट ऑल्सो इंक्लूड ग्रुप ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस also called noble gases. And last, metals of E block are called post transition metals. अब ये सारा पी ब्लॉक नहीं, सिर्फ पी ब्लॉक के मेटल्स को कहते हैं पोस्ट ट्रांजिशन। तो एस ब्लॉक जो लेफ्ट साइड पर है पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पर, वो एक्टिव मेटल्स है। फिर उसके बाद जो एफ और डी ब्लॉक सेंट्रल पार्ट है वो ट्रांजिशन मेटल्स है, और जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पार्ट के मेटल्स हैं वो पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ शायद हम 2-4 ऐसी बातें लिखेंगे जो अभी हमने नहीं लिखी थी, बिकॉज अभी जो बातें हमने लिखी थी वो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी सारे ट्रांजिशन की, अब हमें स्पेसिफिकली वो बतानी है जो डी में है, एफ में नहीं है। तो पहली बात, एलिमेंट्स in which last electron enters in n-1 d orbital are called d block अब इसमें किस बात पर आपको एतराज? और ऑब्वियस एक्सपेक्टेड जुमला है कि जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा वो डी ब्लॉक कहलाएंगे, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात जिस पर हमें उलझन हो रही है? इससे पहले एन एन आ रहा था, इतना बुरा नहीं लग रहा था, n-1 परेशानी हुई, क्या बात हुई?
तो n मैंने आपसे कहा था शोइंग द ऑर्बिट नंबर, व्हाई दिस इज n-1। तो अब थोड़ी सी तफसील सुनते हैं। आपके सामने हमने ये बनाया था पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट डिजाइन। हमने कहा था इसमें सारे पीरियोडिक टेबल की सारी बातें छुपी हुई हैं, और जितनी तेजी से मेरे से बन रहा है अगर आप भी ऐसे ही बना लें तो क्या बात हो जाएगी ना। ये टेबल की पूरी समरी है, अब गौर से देखिए। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड। फर्स्ट पीरियड में 1s है, सेकंड पीरियड में 2s है, थर्ड पीरियड में 3s है, फोर्थ पीरियड में 4s है, फिफ्थ पीरियड में 5s है। इसका मतलब है जो s का कोफिशिएंट है वो पीरियड नंबर है। तो अगर मैंने लिखा ns तो ये n ऑर्बिट नंबर भी है और साथ साथ पीरियड नंबर भी है। ऐसे ही है। p में आइए, फन p तो होता ही नहीं है। सेकेंड पीरियड 2p, थर्ड पीरियड 3p, फोर्थ पीरियड 4p, फिफ्थ पीरियड 5p। इसका मतलब है p ने भी वही रिश्ता रखा हुआ है कि जो p के साथ नंबर लगा होगा वो पीरियड नंबर होगा। अब अगला देखिए, पीरियड है 4 और d है 3d, पीरियड है 5 और d है 4d, पीरियड है 6 तो d है 5d। इसका मतलब अगर पीरियड है n तो d है n-1, उससे हमेशा एक पीछे होता है। और यही बात f में आएगी तो क्या कहेंगे, n-। तो इसलिए जहां भी आप जनरली s का नाम लिखेंगे तो n लिखेंगे, p का लिखेंगे तो भी n, लेकिन d के साथ n-1 और f के साथ n-। तो यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।